नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज आए हैं जो भारत की विकास यात्रा, विदेश नीति और भविष्य की योजनाओं पर अलग-अलग नजरियों से रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों की तह तक जाएं, इनमें छिपी खास जानकारी निकालें और ये समझें कि ये सब मिलकर मतलब क्या कहानी बताते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज का दायरा काफी फैला हुआ है, जैसा आपने कहा। हम देखेंगे कि भारत अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी अपने प्रतिभाशाली लोगों को देश में कैसे रोकना चाहता है या वापस लाना चाहता है। फिर बात करेंगे अफगानिस्तान जैसे कह सकते हैं एक मुश्किल पड़ोसी के साथ भारत के रिश्तों की। हाँ। साथ ही दक्षिण अमेरिका के साथ जो व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं उन पर भी नजर डालेंगे। अच्छा। और देश के अंदर देखें तो कुष्ठ रोग, एक पुरानी बीमारी जिस पर भारत ने कैसे लगभग काबू पा लिया है, ये कहानी भी है। हाँ, वो तो है। और आखिर में भारतीय रेलवे कैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भविष्य की ओर बढ़ रही हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये सब अलग अलग धागे मिलकर भारत की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा उठाते हैं विकसित भारत 2047 का। ये एक बड़ा सपना है और इसमें प्रतिभा यानी टैलेंट की भूमिका क्या है? देखिए, अभी हाल ही में जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने भी यही कहा कि लंबे समय में किसी देश की तरक्की वो सिर्फ पैसे या मेहनत से नहीं होती। सही बात है। बल्कि नए विचारों से होती है, इनोवेशन से। और भारत के लिए ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि अब देश सिर्फ दुनिया को टैलेंट देने वाला नहीं, बल्कि अपने यही मौके बनाने वाला बनना चाहता है। लेकिन एक पुरानी समस्या है, वो है ब्रेन ड्रेन। हाँ, प्रतिभा पलायन। हाँ, मतलब पढ़े लिखे होनहार लोगों का देश छोड़कर बाहर चले जाना। और वो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का जी, उसमें भारत की रैंक 38वीं है। ये दिखाता है कि दिमाग तो है, पर उसे देश के अंदर ही नई चीजें बनाने में पूरी तरह इस्तेमाल करने की गुंजाइश अभी बाकी है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के दौर में ये टैलेंट इतना अहम क्यों हो गया है। हाँ। स्रोत यही बताते हैं कि 21वीं सदी में किसी देश की असली ताकत उसके तेल के कुओं या खनिजों से ज्यादा उसके लोगों के दिमाग में है। मतलब बौद्धिक प्रतिभा ही नई राष्ट्रीय शक्ति है। अच्छा। जब कोई होनहार छात्र या पेशेवर विदेश जाता है तो सोचिए, भारत में उसकी पढ़ाई पर जो खर्च किया, हाँ, उसका फायदा दूसरे देशों को मिलता है, उनके नए आइडियाज से, उनके टैक्स से। इसे ही टैलेंट ड्रेन की लागत कह सकते हैं। और दूसरी तरफ सोचिए, अगर वही टॉप टैलेंट देश में रुकता है या मान लीजिए वापस आता है, हाँ, शायद वो कोई नई रिसर्च लैब खोलता है या कोई टेक कंपनी शुरू करता है। इससे क्या होता है, सैकड़ों नई नौकरियां बनती हैं। बिल्कुल। और उसके आसपास एक पूरा माहौल, एक इकोसिस्टम तैयार होता है। अर्थशास्त्री इसे गुणक प्रभाव कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट। गुणक प्रभाव, हाँ, ये तो है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। मतलब एक विश्व स्तरीय एआई रिसर्चर लौटा, उसने लैब बनाई, मान लीजिए 50 लोगों को नौकरी दी। अब उन 50 लोगों के लिए आसपास चाय की दुकान से लेकर अपार्टमेंट तक की मांग बढ़ेगी, तो एक व्यक्ति का लौटना पूरे मोहल्ले की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत बताते हैं कि लोग बाहर जाते क्यों हैं। मतलब इसकी कई ठोस वजहें हैं। जी। पहली तो देश में बहुत ऊंचे दर्जे के रिसर्च के मौके शायद उतने नहीं हैं, खासकर ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जिन्हें मूनशॉट प्रोजेक्ट्स कहते हैं। हाँ। जो दुनिया के बेहतरीन दिमागों को चुनौती दें और यहाँ खींच कर लाएं। हाँ। दूसरी, वो पढ़ाई लिखाई और कारोबार के माहौल में दिक्कतें, जैसे सरकारी कामकाज की रुकावटें या यूनिवर्सिटीज में उतनी आजादी ना होना, या फिर सीनियर लेवल पर अच्छी नौकरियों की कमी। हाँ, ये भी है। तीसरी वजह तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, रहने की मुश्किल, ये सब। जी हाँ। चौथी, कोई एक ठोस राष्ट्रीय रणनीति शायद नहीं दिखती, जैसे चीन का वो 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम है। बिल्कुल। जो टैलेंट को खींचने और रोकने का एक साफ रास्ता दिखाता है। और पांचवी, जो लोग बाहर से वापस आना भी चाहते हैं, हाँ, उनके और उनके परिवार के लिए वीजा या टैक्स जैसे नियमों की उलझने, ये भी एक बड़ी बाधा है। हाँ, ये चुनौतियां बिल्कुल असल हैं और इनसे निपटने के लिए स्रोत एक कह सकते हैं 3 तरफा रणनीति सुझाते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, एक भारत प्रतिभा गठबंधन बनाने का विचार है, भारत टैलेंट अलायंस, BTA।
ये शायद प्रधानमंत्री कार्यालय या विज्ञान मंत्रालय के तहत एक ताकतवर संस्था हो जो अलग अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाए और टैलेंट से जुड़ी नीतियों को आसान बनाए। मतलब वन स्टॉप शॉप जैसा कुछ। ठीक है। दूसरा, 2 तरह की योजनाएं लाने की बात है। एक भारत स्टे यानी रुकने के लिए। हाँ, जो देश में मौजूद टैलेंट को रोकने पर ध्यान देगी, जैसे बेहतर रिसर्च ग्रांट्स देना, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां और बड़े शहरों में इनोवेशन कॉरिडोर बनाना। और दूसरी है भारत रिटर्न, वापसी। जी, जो दुनिया भर में फैले भारतीय टैलेंट को वापस लाने पर जोर देगी। इसमें जैसे जल्दी वीजा, टैक्स में छूट, जीवन साथी के लिए नौकरी ढूंढने में मदद या नई स्किल सीखने के मौके, ये सब शामिल हो सकता है। अच्छा। और तीसरा, भविष्य के जो अहम क्षेत्र हैं, जैसे एआई है, सेमीकंडक्टर हैं, हाँ, इनमें बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू करना और इसमें सरकार, प्राइवेट कंपनी और इंडस्ट्री सबको मिलकर काम करने के लिए बढ़ावा देना। ये तो वाकई बड़े प्लान लग रहे हैं। चलिए अब थोड़ा देश की सीमाओं से बाहर देखते हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर हमारे पास अफगानिस्तान और दक्षिण अमेरिका के मर्कोसुर व्यापार ब्लॉक से जुड़े दस्तावेज हैं। जी। पहले अफगानिस्तान की बात करें तो तालिबान शासन को लेकर भारत का रवैया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं मान्यता दिए बिना बातचीत। एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन। हाँ, मतलब भारत तालिबान सरकार को औपचारिक तौर पर पहचानता तो नहीं, लेकिन काबुल में अपने दूतावास के जरिए उनसे कामकाजी रिश्ते बनाए रखता है। जी। अभी हाल में अफगान विदेश मंत्री दिल्ली भी आए थे। हाँ। और भारत ने भी काबुल में अपने मिशन को अपग्रेड करके पूरा दूतावास बना दिया है। ये सब इसी नीति का हिस्सा लगता है, हालांकि औपचारिक मान्यता भी नहीं दी है। हाँ। और ये समझना दिलचस्प है कि भारत ने ये रास्ता क्यों चुना है और ये काम कैसे करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून, खासकर वियना कन्वेंशन, जो दूतावासों के कामकाज को लेकर हैं, हाँ, 1961 और 63 वाले जी, वो इसकी इजाजत देते हैं कि दूतावास बिना मेजबान सरकार को औपचारिक मान्यता दिए भी काम कर सकते हैं। और भारत ने पहले भी ताइवान और म्यांमार के मामले में ऐसा किया है। अच्छा। तो इसके पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं। पहला तो अफगानिस्तान में भारत ने जो इतना पैसा लगाया है, करीब $3 अरब से ज्यादा का निवेश। $3 अरब? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, जैसे सलमा डैम है, जरंज दिलाराम हाईवे, संसद भवन, इन सब की सुरक्षा का सवाल है। दूसरा, अपनी सुरक्षा चिंताएं, खासकर आतंकवाद के खिलाफ तालिबान से आश्वासन लेना। तीसरा, उस इलाके में चीन और पाकिस्तान का जो असर बढ़ रहा है, उसे थोड़ा संतुलित करना। हाँ, ये भी जरूरी है। और चौथा, वहां के लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाने में आसानी हो। और देखिए, दुनिया भर में भी संयुक्त राष्ट्र ने लगातार चौथे साल तालिबान के दावे को खारिज किया है। क्यों? क्योंकि वो एक मिलीजुली सरकार बनाने, आतंकवाद खत्म करने और मानवाधिकारों, खासकर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने में नाकाम रहे हैं। तो भारत का ये कदम इस वैश्विक रुख से भी एक तरह से मेल खाता है। हाँ, लेकिन चुनौतियां तो बनी हुई हैं, है ना? सुरक्षा और आतंकवाद का डर तो है ही, खासकर तालिबान के उन गुटों से पुराने रिश्तों को देखते हुए जो भारत के खिलाफ रहे हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। हाँ। फिर पाकिस्तान का असर, खास तौर पे ISI का तालिबान को कथित समर्थन, और वो TTP का मसला, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये सब हालात को और पेचीदा बनाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकारों की चिंताजनक हालत और वो नशीले पदार्थों की तस्करी जिसे गोल्डन क्रीसेंट इलाके से जोड़ा जाता है, ये सब भी भारत के लिए बड़ी बाधाएं हैं। निश्चित रूप से। अब अगर हम दुनिया के दूसरे कोने की तरफ देखें, यानी दक्षिण अमेरिका, तो भारत वहां भी एक अहम विदेश नीति पहल पर काम कर रहा है। अच्छा, कहाँ? ये है मर्कोसूर व्यापार ब्लॉक के साथ रिश्ते मजबूत करना। MERCOUSR। मर्कोसूर, हाँ, सुना है। इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश है ना? जी ना। ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे, ये दक्षिणी साझा बाजार कहलाता है। हाल ही में भारत और ब्राजील ने अपने मौजूदा तरजीही व्यापार समझौते, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट यानी PTA, को और बढ़ाने का ऐलान किया है। PTA मतलब जिसमें कुछ सामानों पर कस्टम ड्यूटी कम कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल। और लक्ष्य भी बड़ा रखा है। भारत ब्राजील का आपसी व्यापार, जो अभी करीब $12.2 अरब है, उसे 2030 तक $20 अरब तक पहुंचाना। $20 अरब? तो ये मर्कोसुर, जो लैटिन अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक गुट है और कहते हैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिला जुला बाजार भी, इसके साथ व्यापार बढ़ाना भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत कई फायदे गिनाते हैं। पहला तो ये दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है, मतलब विकासशील देशों का आपसी सहयोग।
जो भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है। दूसरा, इससे भारतीय सामानों को, जैसे दवाइयां हैं, इंजीनियरिंग का सामान है, आईटी सेवाएं हैं, इनको लैटिन अमेरिकी बाजारों में घुसने का बेहतर मौका मिलता है। अच्छा। तीसरा, ये भारत के व्यापार को विविधता देता है। मतलब अभी हम बहुत से सामानों के लिए चीन या यूरोप पे निर्भर हैं। हाँ। तो ये निर्भरता थोड़ी कम हो सकती है। और चौथा, भारत वहां से अपनी जरूरत की चीजें, जैसे खाने पीने का सामान, कृषि उत्पाद और ऊर्जा संसाधन आसानी से आयात कर सकता है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? मतलब इस रास्ते में कोई अड़चनें भी हैं? हाँ, चुनौतियां भी हैं, जाहिर है। मर्कोसूर देशों का, खासकर खेती के मामले में, अपने बाजारों को बचाने का, जिसे संरक्षणवाद कहते हैं, उसका इतिहास रहा है। प्रोटेक्शनिज्म। हाँ, इससे भारतीय कृषि उत्पादों को वहां बेचना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, दोनों तरफ की अर्थव्यवस्थाएं अलग तरह की हैं। मर्कोसूर देश ज्यादातर कच्चा माल या कृषि उत्पाद बेचते हैं, जबकि भारत फैक्ट्रियों में बना सामान और सेवाएं बेचने में ज्यादा आगे है। तो मोलभाव मुश्किल हो सकता है। हाँ, व्यापार संतुलन पर। तीसरा, मर्कोसूर में कई देश हैं और किसी भी बड़े बदलाव के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है, जिसमें काफी वक्त लग सकता है। अच्छा। और आखिर में भले ही कस्टम ड्यूटी कम हो जाए, लेकिन सामान भेजने का खर्चा, मतलब लॉजिस्टिक्स, और अलग अलग देशों के अपने नियम कानून होते हैं, जिन्हें गैर शुल्क बाधाएं, नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं, बिल्कुल, वो भी व्यापार को रोक सकते हैं। तो फिर उपाय क्या है? सुझाव यही दिए गए हैं कि किन चीजों पर ड्यूटी कम करनी है, ये ध्यान से चुना जाए। जो नियम कानून वाली बाधाएं हैं, उन्हें खास तौर पर दूर किया जाए, और खेती वाले सामानों पर धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ाई जाए, एकदम से नहीं। तो ये थी दुनिया में भारत की कूटनीति और व्यापार की बात। चलिए अब वापस देश के अंदर आते हैं और कुछ जरूरी विकासों पर ध्यान देते हैं। हमारे पास स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े दस्तावेज हैं। जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो एक जबरदस्त कामयाबी की कहानी है। भारत की कुष्ठ रोग के खिलाफ लड़ाई, आंकड़े सुनकर हैरानी होती है। स्रोत बताते हैं कि 1981 में हर 10,000 लोगों में लगभग 57 लोग कुष्ठ रोगी थे। 57? काफी ज्यादा। हाँ, और 2025 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 0.57 रह गया है। मतलब 99% की भारी कमी। अरे वाह, ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये सफर वाकई प्रेरणा देने वाला है। मतलब 1980 के दशक में जो इतनी बड़ी समस्या थी, वो लगभग खत्म होने की कगार पर है। जी हाँ, कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग भी कहते हैं, ये एक पुरानी छूत की बीमारी है जो एक बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, से होती है। हाँ। ये मुख्य रूप से चमड़ी, नसों, ऊपरी सांस की नली, आंखों और पुरुषों में अंडकोशों पर असर डालती है। भारत ने इससे लड़ने की शुरुआत 1955 में ही कर दी थी, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम NLCP से। अच्छा, 1955 से? हाँ, फिर 1983 में एक बड़ी सफलता मिली जब मल्टी ड्रग थेरेपी MDT आई, मतलब कई दवाओं को मिलाकर इलाज, जो बहुत असरदार था। MDT। हाँ। इसके बाद कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम NLEP कर दिया गया और मरीजों को मुफ्त इलाज मिलने लगा। ये एक क्रांतिकारी कदम था। मुफ्त इलाज। जी। इसी का नतीजा था कि 2005 तक भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर उन्मूलन का लक्ष्य पा लिया। मतलब प्रति 10,000 लोगों में एक से भी कम मरीज रह गए। कमाल है। और अब क्या योजना? क्योंकि लक्ष्य तो अब 0 मामलों का है, जैसा आपने शुरू में बताया था। बिल्कुल। अब जो राष्ट्रीय रणनीति की योजना है 2023 से 2027 की, उसका लक्ष्य है 2030 तक देश के अंदर इस बीमारी के नए मामलों को पूरी तरह रोकना। 0 स्वदेशी मामले। 0। हाँ, इसके लिए रणनीति और भी बेहतर बनाई गई है। इसमें शामिल है निकुष्ठ 2.0 पोर्टल। निकुष्ठ 2.0, ये क्या है? ये एक तरह से कुष्ठ मामलों की डिजिटल डायरी है। इससे मरीजों पर नजर रखना, उनको ट्रैक करना, मदद पहुंचाना, ये सब आसान हो जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी। साथ ही दवाओं के बेअसर होने पर भी निगरानी रखी जा रही है, जिसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR कहते हैं। इस कार्यक्रम को आयुष्मान भारत जैसी दूसरी स्वास्थ्य योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। और खास ध्यान उन आदिवासी समूहों पर दिया जा रहा है, PVTGs, जिन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना अक्सर मुश्किल होता है। हाँ, ये जरूरी है। और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का भी बड़ा हाथ रहा है, खासकर मुफ्त MDT दवाएं देने में। तो यहाँ सबसे अहम बात यही है कि लगातार कोशिश करते रहना और जरूरत के हिसाब से अपनी रणनीति बदलते रहना। ये सचमुच एक शानदार उपलब्धि है। चलिए अब आखिरी विषय पर आते हैं,
पर्यावरण को बचाते हुए तरक्की करना, यानी स्थिरता। इसमें भारतीय रेलवे के कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयास, मतलब डीकार्बोनेशन, काफी अहम है। जी। हाल ही में चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले कोच का कामयाब ट्रायल हुआ, जुलाई 2025 में। ये इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। और रेलवे का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। हाँ, नेट जीरो मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन हो उतना ही सोख भी लिया जाए। हाँ। और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए रेलवे सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात नहीं कर रही है। ये एक कह सकते हैं बहुआयामी रणनीति है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें शामिल है, पहला, ज्यादा से ज्यादा रेल लाइनों का बिजलीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन। अब लगभग 98% बड़ी लाइनों पर, मतलब ब्रॉड गेज पर, बिजली से ट्रेनें चलती हैं। इससे डीजल का इस्तेमाल कम हो रहा है। 98%? ये तो लगभग पूरा ही हो गया। हाँ, लगभग। दूसरा, समर्पित माल गलियारे बनाना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, डीएफसी। ये माल गाड़ियों के लिए अलग तेज पटरियां हैं। इससे ज्यादा सामान ट्रकों की बजाय ट्रेनों से जाएगा, जो कि कम प्रदूषण फैलाता है। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर वगैरह। जी, रेलवे ने खुद 756 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता लगाई है और 2000 से ज्यादा स्टेशन अब सोलर पावर पर चल रहे हैं। वाह। चौथा, वो विरासत के लिए हाइड्रोजन पहल, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इसके तहत पुरानी डीजल ट्रेनों को बदलकर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना है, खासकर पर्यटन वाले रूटों पर। अच्छा, हेरिटेज रूट्स पर। जी। और पांचवां, इस सब के लिए पैसा जुटाने के नए तरीके अपनाना, जैसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं। हाँ, सरकार वाले। हाँ, IRFC ग्रीन बॉन्ड्स हैं, विश्व बैंक से कर्ज लेना, ये सब। और ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, यह भारत के उन बड़े वादों से जुड़ा है जो उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC और COP26 में घोषित वो पंचामृत लक्ष्य। हाँ, पंचामृत लक्ष्य। तो इसके असर तो काफी बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इन सब कोशिशों से हर साल 6 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो सकता है। 6 करोड़ टन? ये कितना होता है अंदाजन? ये कह सकते हैं कि सड़कों से करीब 1.3 करोड़ कारें हटाने के बराबर है। अरे बाप रे। हाँ, साथ ही 2030 तक डीजल पर जो खर्च होता है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो सकती है। और बाहर से तेल मंगाने पर निर्भरता भी कम होगी, ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ेगी। ये तो जबरदस्त फायदे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ भी यकीनन कुछ चुनौतियां होंगी, कुछ मुश्किलें। हाँ, बिल्कुल। पहली चुनौती तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की लागत है, वो अभी काफी ज्यादा है। फिर हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने का असल खर्च कितना आएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये भी अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों में है, भारतीय रेलवे देश में कुल डीजल खपत का सिर्फ 3% इस्तेमाल करती है। सिर्फ 3%? हाँ, सबसे ज्यादा डीजल तो ट्रक करीब 28% और खेती करीब 13.2% में खर्च होता है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। जी। और शायद सबसे बड़ी चुनौती ये पक्का करना है कि जिन लाइनों का बिजलीकरण हुआ है वहां इस्तेमाल होने वाली बिजली कोयले से न बनी हो, हाँ, बल्कि सौर या पवन ऊर्जा जैसे साफ स्रोतों से आए। वरना तो बस एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में रखने वाली बात हो जाएगी कार्बन उत्सर्जन के मामले में। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? स्रोत कई रास्ते सुझाते हैं। लागत कम करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में ज्यादा निवेश करना और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करना, PPP। PPP मॉडल। हाँ, नई टेक्नोलॉजी पर जोर देना, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल को बेहतर बनाना और AI का इस्तेमाल करके ऊर्जा बचाना। लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, जैसे ट्रेनों के लिए ग्रीन सर्टिफिकेशन या कार्बन लेबलिंग, ताकि यात्री जागरूक हों। अच्छा, यात्रियों को भी शामिल करना। जी। और ये पक्का करना कि रेलवे जो बिजली खरीदे वो लंबी अवधि के समझौतों, पावर परचेज अग्रीमेंट्स, PPAs के जरिए सीधे रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वालों से आए, डायरेक्ट उनसे। हाँ, और इन सब कोशिशों के लिए लगातार पैसों का इंतजाम करना, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हैं या फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF, जो उन जरूरी प्रोजेक्ट्स को सरकारी मदद देती है जो शायद तुरंत मुनाफा न कमा पाएं। तो इन सभी दस्तावेजों की इस कह सकते हैं गहराई से पड़ताल से आज हमने क्या सीखा? एक बात तो साफ है कि भारत कई मोर्चों पर बड़े बड़े लक्ष्य लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
जी हाँ। चाहे वो देश के अपने टैलेंट को संवारना और सहेजना हो, दुनिया के उलझे हुए रिश्तों को साधना हो, लोगों की सेहत के मामले में ऐतिहासिक जीत हासिल करना हो, या फिर सफर करने के तरीकों को पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाना हो। हाँ, और इन सब अलग-अलग कोशिशों को जोड़ने वाला धागा है विकास, नए रास्ते खोजना यानी इनोवेशन, और दुनिया में अपनी जगह बनाना। ये सब भारत की रणनीतिक सोच को दिखाता है। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि इन बड़े सपनों के रास्ते में बड़ी चुनौतियां भी हैं, और इनसे निपटने के लिए लगातार सीखते रहने, अपनी योजनाओं को जरूरत के हिसाब से बदलते रहने और सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। आज हमने देखा कि कैसे टैलेंट, नीतियां, सेहत और टेक्नोलॉजी ये सब मिलकर भारत के कल की तस्वीर बना रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है, क्या ये जो अलग-अलग क्षेत्रों में तरक्की हो रही है, ये एक दूसरे पर कैसा असर डालेंगे? क्या ये मिलकर एक दूसरे को और तेज रफ्तार देंगी, या कहीं इनके बीच कोई टकराव भी होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इन सभी महत्वाकांक्षाओं को एक साथ सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगा? इसी सवाल के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।